हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपकी जैसे कि डिमांड थी क्लास 8 के एग्ज़ाम्स को सोल्व करा जाए, क्वेश्चन पेपर्स को, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया क्वेश्चन पेपर्स वीडियो बनाने में। तो आइए एक और पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में, अब क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं अलग अलग स्कूल्स में, तो पेपर्स मेरे पास आने लगे हैं। अगर आपके पास भी कोई आपका पेपर है जो आपको सोल्व कराना है या लेटेस्ट हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पर, मतलब मेरी मेल जो दी गई है उस पर भेज दीजिएगा, मैं पेपर सोल्व कर दूंगा। लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए और करंट में एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो आइए पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्लास 8 का प्योर टेक्स्ट 1 में आया सोशल साइंस का पेपर सोल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए कहता है, अच्छा फर्स्ट हम क्या बताते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व करते हैं। कुछ नए बच्चे हमसे जुड़ते होंगे तो उनको पता होना चाहिए, हम पेपर सोल्व इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा अच्छा रिविज़न होता है, इससे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट था। और लास्ट, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है जो अप्रोच, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को करते चलेंगे कवर। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, द दिल्ली सल्तनत वॉज स्टेब्लिश्ड इन। तो दिल्ली सल्तनत कब स्टेब्लिश हुई थी? आपको पता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1206 में। तो 1206 आपको, अच्छा हम जो इसकी आंसर, इसके साथ में एक और बात बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं इसका जो आंसर्स होंगे जो मैं करा रहा हूँ इससे अलग ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इस क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड कर दूंगा मैं, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथ फिगर विद एनसीईआरटी का पेज नंबर और चैप्टर नंबर कहाँ पर ये मेंशन है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सल्तनत वाज स्टेब्लिश्ड इन, ये वाला जो फैक्ट है आपका, ये एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में पेज नंबर 22 पर मेंशन है, ठीक है। अब ये आपको पीडीएफ में अलग बताया जाएगा कि हाँ ये वाला आंसर यहाँ पर मेंशन है एनसीईआरटी में, ये वाला आंसर यहाँ पर मेंशन है, फोटोज़ वगैरह सब मिलेंगे। करना क्या होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए और मुझसे जुड़िए। वहाँ पर जाकर बेसिकली आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हो चुका है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, सिक्किम। अब ये कौन से पेज नंबर पर है? पेज नंबर 17 चैप्टर 1, ठीक है। ये सब आपको पीडीएफ में दिखाया जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हु वाज नोन एज द सेकंड अलेक्जेंडर। तो सेकंड अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है? आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में दिया भी गया है और इसके बारे में आपको कोइंस भी दिखाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। तो कहाँ पर शिफ्ट करी? देवगिरी, और इसको दौलताबाद भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये अब देखो, फॉर एग्जांपल आपको ये जिस लाइन में लिखा हुआ है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है, IASE इन 2015 में। पेज नंबर 18 चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ। किसको हराया? तालिकोटा का युद्ध 1565 किसके पतन का कारण बना, ठीक है। कौन हारा था इसमें? ऑप्शन ए, मुगल एम्पायर, बी, बहमानी एम्पायर, सी, विजयनगर एम्पायर, और डी, मेवाड़ किंगडम। तो आपका ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन सी है, विजयनगर एम्पायर। बैटल ऑफ तालिकोटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द जजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन। ऑप्शन ए, मुस्लिम, बी, नॉन मुस्लिम्स, सी, राजपूत्स, और डी, ट्रेडर्स। तो ये नॉन मुस्लिम्स पर, जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जजिया कर लगता था। जजिया कर मतलब एक तरह का टैक्स, ठीक है। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ऑप्शन ए, टिम्बर, बी, विंड एनर्जी, सी, कोल, और डी, रिवर वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। They cannot be replenished at the rate we use them. For example, fossil fuels, coal, पेट्रोलियम की तरह, और मिनरल्स एंड मेटल्स। तो बेसिकली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत समय के बाद बनते हैं, और जिस स्पीड से हम इनको यूज़ करते हैं उस स्पीड से ये वापस पैदा नहीं होते, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक बार खर्च हो गए तो हो गए। तो ऑप्शन सी क्या होगा? कोयल।
कोयला और कोल। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? तो आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना, हरिहर और बक्का। ऑप्शन सी, हरिहर और बक्का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब बिकॉज? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्यों शहीद किया? बेसिकली गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला के सामने गर्दन कटवा दी गई थी। इसके कारण क्या था? ऑप्शन ए कहता है रिफ्यूज टू पे टैक्स, जो आपके गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया था। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, ही अपोज्ड मुगल रूल, मुगल के जो शासक था उसको उन्होंने नकार दिया था। ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट एंड डिफेंडेड कश्मीरी पंडित्स, वो कश्मीरी पंडित्स को डिफेंड करना चाहते थे और उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, मतलब अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। और ऑप्शन डी, ही सपोर्टेड मराठास, वो मराठास को सपोर्ट करते। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन्होंने एक धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, तो कश्मीरी पंडित्स को बचाने के लिए औरंगजेब ने उनको मरवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कंसिडर्ड हार्मफुल? तो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट क्यों हार्मफुल होता है? बेसिकली पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी, यह जैव विविधता को कम करता है। बी, इट कॉजेज सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन थ्रू डस्ट। सी, इट इंक्रीजेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और डी, इट हेल्प्स इन रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको पता है कि सीमेंट के प्रोडक्शन में क्या होता है, इट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है, जैव विविधता को कम नहीं करता। बेसिकली ये क्या करता है, इट कॉजेज सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन थ्रू डस्ट, तो डस्ट के थ्रू जब वो बनता है ना तो वाटर और एयर पोल्यूशन दोनों करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिस्टम अलाउड नोबल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू अंडर द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में कौन सा तंत्र अमीरों को राजस्व वसूलने की अनुमति देता था? ऑप्शन ए, मनसबदारी, बी, इक्ता, सी, जागीरदारी और डी, जमींदारी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, इक्ता। इक्ता ही एक ऐसा तंत्र था जो अमीरों को राजस्व वसूलने की अनुमति देता था। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के 2 प्रमुख सुधार, ठीक है, रिफॉर्म्स, जिन्होंने मतलब कुछ सुधार लाए थे। ऐसे कौन से 2 सुधार थे? आइए 2 इम्पोर्टेंट सुधार रिफॉर्म्स देख लेते हैं। पहला क्या था? ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी वेयर चीप कॉपर कॉइन वर डिक्लेयर्ड टू बी टोकन्स एंड हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स। तो इनसे कॉपर से बने कॉइन्स मिलते थे और जो कि सस्ते होते थे, किससे? गोल्ड से और सिल्वर से। इससे सस्ते होते थे, इसलिए कॉपर को चुना गया टोकन करेंसी के रूप में। और दूसरा, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है, एंड हैव टू दौलताबाद टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द एम्पायर, जिससे कि बेहतर शासन चल सके। अगला क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। तो आपको पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको नहीं कर सकते। इनके एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं आंसर। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पर हम लिखते हैं रिन्यूएबल और यहाँ पर लिखते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन बी replenished naturally, or non-renewable resources cannot be replaced quickly and will eventually run out. Non-renewable resources cannot be replaced quickly and will eventually run out. ठीक है, they are non-exhaustible and they are exhaustible. एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके इस तरफ। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वाई इज गुरु तेग बहादुर रिमेंबर्ड एज अ मार्टिर? तो उनको एज अ शहीद क्यों याद किया जाता था, गुरु तेग बहादुर जी को? बेसिकली आप एक स्टोरी समझो, जो गुरु तेग बहादुर थे वो सिख गुरु थे, उनको भी धर्म बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा था और उनके साथ धर्म बदलने के लिए कश्मीरी पंडित्स को भी फोर्स किया जा रहा था। तो जब कश्मीरी पंडित्स मान लो ये कश्मीरी पंडित्स थे, इनको फोर्स किया जा रहा था और इनको भी फोर्स किया जा रहा था गुरु तेग बहादुर जी को।
जब इनको फोर्स किया जा रहा था तो इन्होंने क्या कहा, अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन करवा लूँगा तो क्या तुम इनको छोड़ दोगे? उसने कहा नहीं, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन होने नहीं दूंगा। तो फिर इसकी जान, मतलब गुरु तेग बहादुर जी की, इनकी जान ले ली गई थी। ठीक है, इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो इसलिए उनको शहीद माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबका धर्म बचाया था, कश्मीरी पंडित्स का धर्म बचाया था। तो आइए, इसका आंसर बेसिकली हो सकता है आपका, गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कश्मीरी पंडित्स फेसिंग फोर्स्ड कन्वर्शन। फेसिंग कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, फेसिंग फोर्स्ड कन्वर्शन। इसलिए दूसरा कारण हो सकता है ही रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इस्लाम में उन कन्वर्ट होने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। डिस्पाइट सीवर टॉर्चर, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, उनके उंगलियां काट दी गई थी, नाखून खींच लिए गए थे, उनकी आंखें फाड़ दी गई थी, इस तरह से उनके साथ टॉर्चर हुआ था, सीवर टॉर्चर। लेकिन उन्होंने इस टॉर्चर को होना मंजूर समझा लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करना मंजूर नहीं समझा। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज डिसिपल्स, और तीसरा कारण हो सकता है ही वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, सबके सामने, बीच बाजार, विच मेड हिम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट religious persecution and martyr for upholding human rights। ठीक है, बेसिकली उनको जो शहीद किया गया था, जो उनको मारा गया था, वो बीच चौराहे पर मारा गया था दुनिया के सामने। इसलिए वो आज भी याद किए जाते हैं इस बात के लिए कि कभी कोई झुकना नहीं चाहिए, अपने सही काम के लिए आपको झुकना नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय इन स्ट्रेंथनिंग द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को मजबूत करने में कृष्णदेव राय का क्या योगदान रहा है? तो 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर रीच्ड its peak and under its celebrated ruler Krishnadev Rai, who expanded and secured the empire's dominance over the Deccan. Under his rule, the empire achieved both military, cultural renaissance, और इसी के साथ patronized poets and scholars in Sanskrit, Telugu, Kannada and provided grants to many temples। तो उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स को, patronized poets and scholars in Sanskrit, Telugu and Kannada, provided grants to many temples। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट कैन मेक व्हाट इज़ टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। बेसिकली आज के रिन्यूएबल रिसोर्स को ऐसा क्या कर रहे हैं हम आज जो कल को उसको नॉन रिन्यूएबल बना देगा। फॉर रिसोर्सेज टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन क्या होगी? द नेचुरल जो जनरेशन है उसका जो रिस्टोरेशन है, नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन है वो क्या है, और रीजनरेशन है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ ओवर यूज्ड, तो बेसिकली आपके सामने वो रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि ओवर यूज़ हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है बियॉन्ड इट्स रेट ऑफ रीजनरेशन, किसी भी रेट से जब वो रीजनरेट करता है, मान लो कोई चीज़ आपके पास 1 घंटे में आती है लेकिन आप उसको आधे घंटे में ख़त्म करते जा रहे हो हर आधे घंटे में, तो उसको रीजनरेट होने का टाइम कम मिलेगा, तो वो डिप्लीट ही होगी, वो ख़त्म ही होगी। ठीक है, उसकी जो इफेक्टिवली जो वो एफिशिएंसी है वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देखो कि कटिंग ट्रीज़, अगर हम पेड़ों को इतनी तेज़ी से काटे, कटिंग ट्रीज़ फास्टर देन फॉरेस्ट
कैन ग्रो। तो फॉरेस्ट जिस रेट से ग्रो करता है, अगर उस रेट से तेज़ी से हम पेड़ों को काटे तो बेसिकली ये डिप्लीट हो जाएंगे फॉरेस्ट। कैन रीग्रो डिप्लीटेड फॉरेस्ट, तो बेसिकली फॉरेस्ट ख़त्म होने लगेंगे। भाई वो रीग्रो तो करा नहीं फॉरेस्ट, लेकिन उसके पेड़ तेज़ी से काट रहे हैं हम, तो वो डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेकिंग टिम्बर नॉन रिन्यूएबल। सिमिलरली ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करना, ये भी क्या है, ग्राउंड वाटर कम होता चला जाएगा, भले ही पानी दोबारा से आ जाए लेकिन उसको समय लगेगा आने में। पंजाब में जैसे लोअर वाटर टेबल लोअर होती जा रही है, नीचे जाती है, ज़मीन के नीचे जो पानी है वो और ज़्यादा नीचे होता जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, आप 6th के बाद आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं। 7th क्वेश्चन पर, रीड द सोर्स एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। A crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab, where groundwater resources have been severely depleted. जैसे कि अभी बताया एग्जाम्पल के तौर पर, पंजाब में ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, सीवरली डिप्लीट हो रहा है क्योंकि ओवर यूज़ कर रहे हैं हम पानी को। और क्राइसिस एज अनफोल्ड, मतलब क्राइसिस आनी स्टार्ट हो गई है फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब पर। पंजाब वाज होम टू द ग्रीन रिवोल्यूशन दैट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। पंजाब बेसिकली एक तरह से घर था ग्रीन रिवोल्यूशन का, और वो हमें अन्न देता था, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को। एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और फूड में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, हर तरह से हम हर चीज़ें उगा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता था पंजाब। टुडे द सेम स्टेट फेसिस इशूज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आज के समय में ये इशू फेस कर रहा है सस्टेनेबल को लेके, कि सस्टेन नहीं है, उसके जितने भी मतलब रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल नहीं रहे। नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, at least in the short term. However, this concern is not particular to Punjab. ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, it affects many other states, अलग states भी हैं इसमें। In the 1960s, farmers shifted to high yield varieties of wheat and paddy. These, तो basically 1960s में फार्मर क्या हुए थे, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ wheat पर शिफ्ट हो गए थे। These required more water than the traditional seed. जो ट्रेडिशनल सीड से उससे ज़्यादा पानी लगता था इनको उगाने में। इनको, इस वीट की कैटेगरी को, जो हाई यील्ड वैरायटी थी, इसको उगाने में पानी ज़्यादा लगता था। एंड फार्मर्स बिगन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड, और ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालने लगे फार्मर्स इस जो ज़रूरत थी इसको पूरा करने के लिए। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर था बाहर निकलने लगा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा निकालने लगे। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। और नई जो ज़मीन पे नई तरह की खेती हो रही है, मॉडर्न फार्मिंग, इसमें जो टेक्निक्स यूज़ हो रही है उसमें क्या चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स ज़रूर चाहिए और फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो इस तरह से आपका पानी ख़राब हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट क्राइसिस इज़ पंजाब करंटली फेसिंग। तो किस तरह की जो क्राइसिस है वो पंजाब फेस कर रहा है। आपके सामने पता है आपको कि पंजाब इज़ फेसिंग अ सीवर डिप्लीशन ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये फेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डिड द ग्रीन रिवोल्यूशन हेल्प इन इंडिया द पास्ट। तो बेसिकली हरित क्रांति जो थी, जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन था, उसने इंडिया को कैसे मदद करी थी पास्ट में, अतीत में भारत की किस प्रकार मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 का आंसर, तो बेसिकली इट इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, इट इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन making India self-sufficient, in food grains, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है बेसिकली ये क्या था कि फूड्स को, जो आपकी हरित क्रांति हुई थी उसने क्या किया था, उसने बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया था, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था ग्रेन्स के मामले में भारत को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हाई डिड फार्मर्स स्टार्ट यूजिंग ग्राउंड वाटर इन लार्ज अमाउंट। तो अभी जैसे आपको पता है, क्योंकि एक नई तरह की सीड यूज़ करने लगे थे, हाई यील्डिंग सीड, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए था, उसकी नीड ज़्यादा थी। तो 3rd का आंसर होगा
high yielding crop varieties like wheat and paddy required more water, making farmers extract large amount of groundwater, ठीक है, जो कि मजबूर करता है फार्मर्स को ज़्यादा पानी निकाले, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा निकाले। हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ यूज़ करने लगे थे वीट की और पैडी की, जो रिक्वायर मोर वाटर्स। उस वीट की कैटेगरी को और पैडी की वैरायटी को ज़्यादा पानी चाहिए होता था, तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है आपसे, व्हाट रोल डिड फ्री पावर सप्लाई प्ले इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो भूजल की कमी में मुफ्त बिजली की पूर्ति। तो व्हाट रोल डिड फ्री पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई फ्री होने लगी थी उसका क्या रोल है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में। तो बेसिकली जब बिजली फ्री आएगी तो जो आपका पंप है जिसकी वजह से पानी बाहर निकाल रहे हैं वो बिना बात चलाएंगे लोग, इस वजह से पानी ज़्यादा निकलेगा। तो 4th का आंसर होगा फ्री पावर मेड इट easier and cheaper for farmer to pump excessive groundwater, making farmers extract large amount of water or speeding up its depletion। तो डिप्लीशन में ये काम क्या करता है, तेज़ी बढ़ा देता है। कैसे, जब आपके पास फ्री वो होगी तो आप पंप पानी को ज़्यादा करोगे, एक्सेसिवली ग्राउंड वाटर को पंप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस एडेड फर्दर प्रेशर ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो कौन सी आधुनिक खेती की विधियाँ थी जो स्थिरता पर और दबाव डालती थी। तो वो जो विधियाँ थी वो थी द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एडिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए आपके, मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम। तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों में राजनीतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए, उनके बीच क्या समानताएं और क्या अंतर थे ये बताने आपको। ठीक है, और इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन में आपका मैप यूज़ होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो PDF आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो जैसे ये क्वेश्चन पेपर में सोल्व किया, ये एक PDF फॉर्म है, इसके आंसर्स इसी के साथ अटैच्ड होंगे यहाँ पर नीचे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको NCERT का पेज दिया गया है, पेज नंबर बताया गया है और पेज नंबर के साथ चैप्टर नंबर बताया गया है, एक्सप्लेनेशन विद फ़ोटो, जितनी ज़रूरत है उतनी। NCERT में यहाँ गिवन है, ये आपके सामने होगा, पेज नंबर विद चैप्टर नंबर। NCERT में क्या गिवन है आपके सामने। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं और आपका सॉल्यूशन ऐसे है, और हाईलाइटेड है वो पार्ट जो ज़रूरी था, जो आंसर में पूछा गया है, क्वेश्चंस में पूछा गया है आंसर के रूप में। अब आपके सामने सब चीज़ें अवेलेबल है, आप अपनी PDF डिस्क्रिप्शन में जाके स्टेप फॉलो करके ले सकते हैं। ये आपका सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें कंपेयर करना है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ को सल्तनत की और मुगल्स की। तो सल्तनत कहती है, द दिल्ली सल्तनत मुगल्स यूज्ड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। तो एम्पायर को बढ़ाने के लिए वो मिलिट्री का यूज़ करते थे, बट देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज डिफर्ड, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज डिफरेंट थी। द सल्तनत रिलाइड हैवीली ऑन फोर्स, किस पर, फोर्स पर। प्लंडर एंड द इक्ता सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लंडर और इक्ता नाम के सिस्टम चलाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओपन फेसिंग रिबेलियंस ड्यू टू हार्श रूल, जिसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष देखना पड़ता था, सामने बागी लोग पैदा होते थे जो मतलब उनके खिलाफ जाते थे। द मुगल्स स्पेशली अंडर अकबर कंबाइंड मिलिट्री पावर विद डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंसेस एंड टॉलरेंस, सुल इक्कुल
दे इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो उन्होंने मनसबदारी सिस्टम करा, मैरिज लाइसेंस अलाउ करे और बेसिकली कंबाइन करी मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी को, जो मतलब कि आपकी शासक प्रणाली थी और मिलिट्री पावर थी उसको कंबाइन किया, उसके साथ चले। दे इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, अच्छे से सरकार चले इसके लिए उन्होंने मनसबदारी चलाया। इंटीग्रेटेड रीजनल लीडर्स इनटू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने कौन अपने एडमिनिस्ट्रेशन सरकार में कैसे लोग लाए जो समझदार थे, ठीक है, रीजनल लीडर्स थे, उनको ऐड किया अपने सरकार में। वाइल द सल्तनत फ्रीक्वेंटली रिप्लेस्ड डायनेस्टीज़ वायलेंटली, तो बेसिकली सल्तनत क्या कर रही थी, लगातार रिप्लेस कर रही थी डायनेस्टीज़ को, और वो भी युद्ध के दौरान, मतलब लड़ भिड़ कर खून खराबा करके वो अपनी जो जगह थी वो बढ़ाती थी। लेकिन मुगल्स क्या करते थे, द मुगल्स मेंटेन लॉन्गर स्टेबिलिटी थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज़, तो अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू वो अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखते थे मुगल्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, बोथ एक्सट्रैक्टेड हैवी टैक्सेस बट द मुगल्स हैड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम, तो बेसिकली दोनों टैक्स तो बहुत लेते थे लेकिन मुगल्स के पास क्या था, ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम था अंडर ऑफिशियल लाइक तोदरमल। जो तोडरमल था आपका, इसके अंडर में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत अच्छे से काम करता था। लेकिन वहीं आपका सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, नेम 4 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस को कौन से 4 इकोसिस्टम फंक्शंस सर्व करते हैं। तो ट्रीज एंड प्लांट्स रिड्यूस ऑक्सीजन लाइक अ मेच्योर ट्री गिविंग, जो एक अच्छा वयस्क पेड़ होता है वो क्या है, 275 लीटर्स डेली हेल्प करता है, और वहीं हेल्पिंग अस, और वो सांस लेने में हमें मदद करता है। एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट और वेटलैंड्स फिल्टर वाटर, प्रोवाइडेड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग, तो बेसिकली जो वेटलैंड्स होते हैं वो पानी को फिल्टर कर देते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो फिल्टर कर देते हैं। जो पीने के, जो नदियाँ बहती है ना जंगलों के बीच से, वो पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, पीने लायक होता है, ठीक है, विद मिनरल्स। तो आप जंगल में जो पत्थरों पर पानी चल कर आता है, बहता हुआ पानी, वो बड़ा साफ़ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ये इकोसिस्टम हेल्प करता है ह्यूमंस की। बीज एंड इंसेक्ट्स पोलिनेट क्रॉप्स, बेसिकली बीज और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक फसल से उठकर यहाँ से बीज उठाएंगे और दूसरे फ्लावर के ऊपर बीज छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इससे फ्लावर ग्रो करेगा और वो अपने सीड्स फिर गिराएगा, और फिर इससे एक इकोसिस्टम बन जाएगा जिससे कि पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन में बीज एंड इंसेक्ट्स का मेन रोल होता है, पोलिनेट करते हैं क्रॉप्स को, इंश्योरिंग फूड प्रोडक्शन हो पाता है हमारा, और लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें मिल पाते हैं, ठीक है। और दूसरा लास्ट हमारा, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, रिड्यूसिंग राइजिंग टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को राइज होने से रोकता है, एंड हेल्पिंग कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में इसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद करता है। बेसिकली फॉरेस्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, राइजिंग टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो टेम्परेचर को बनाए रखते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, बेसिकली आपको पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा एक इंडिया का, उसमें आपको दिल्ली कैपिटल ऑफ सल्तनत की राजधानी दिल्ली को मार्क करना है, फिर विजयनगर एम्पायर रीजन को मार्क करना है कहाँ पर है, फिर आपको सिक्किम 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम को मार्क करना है कहाँ पर है, और तलीकोटा बैटल साइट कहाँ पर थी, तालीकोटा जो युद्ध स्थल था वो कहाँ पर था, ठीक है, इसको मार्क करना है। आइए हम अपने मैप को देख लेते हैं, जो कि आपको पीडीएफ में इस तरह से ही प्रोवाइड होगा। अब क्योंकि ये आंसर शीट जो आपको दी जा रही है बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई जाती है, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत की दिल्ली थी वो ये थी, यहाँ पर मार्क किया है, आप पेपर में दिल्ली लिखोगे ऐसे, ठीक है, पॉलिटिकल मैप मिलेगा। आपका जो सिक्किम है वो कहाँ पर पड़ता है, ये आपका ऑर्गेनिक स्टेट है 100%, ठीक है। नेक्स्ट आपका तलीकोटा युद्ध स्थल कहाँ पर है, ये तलीकोटा युद्ध स्थल है, ठीक है। आपका डी और सी विजयनगर एम्पायर की बात की गई है, तो जितना ही एरिया आपको शेडेड दिख रहा है ये क्या था, ये विजयनगर एम्पायर था, ये मार्क कर देते हैं, ये सारा क्या था आपका विजयनगर एम्पायर था। तो ये दिखाया गया है कि जो लाइन शेडेड वाला एरिया है वो क्या है, विजयनगर एम्पायर है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो और आप तरीके से अपना पेपर की तैयारी कर पाते हो।
आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और पेपर में क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन सेम कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इस बात को याद रखना। तो आपको हेल्प मिले, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में अपने शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। कमेंट्स में बता देना कौन सा पेपर अगला होना चाहिए, और अगर आपके पास पेपर्स हैं जो आपके पेपर हो चुके हैं तो उनको मेरे पास डिस्क्रिप्शन में जो आपको मेल का लिंक दिया गया है उस पर शेयर कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।